Welcome to the first video of the second unit of Business Studies AS level, which is People in Organization. अब इस यूनिट के अंदर हम जो है एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी जो है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो किस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बेसिक लेवल पे बात करते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं या जो भी हायर लेवल पे लोग होते हैं, वो उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनको क्या बेसिकली काम करने होते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग करना। प्लानिंग का मतलब आप सबको ही पता है कि फ्यूचर के लिए आप प्लान करो। ठीक है, देखो जो भी सीनियर लेवल पे होते हैं पोजीशन में बिजनेस के अंदर, वो ऐसे नहीं होता कि रोज़ सुबह आते हैं काम पे और फिर डिसाइड करते हैं अच्छा भाई आज ये हमने काम करना है या ये हमने आज का अचीव करना है। ऐसा नहीं होता। जो मैनेजर्स होते हैं उनको तो आगे की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, वो आगे की प्लानिंग 1 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है। ठीक है, तो पहले से प्लान करके आपने रखना है। कहते हैं कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है ना, तो इतनी जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर ये आपके मैनेजर्स जो है प्लान नहीं करेंगे तो बिजनेस जो है आपका फेल हो सकता है। राइट, तो प्लानिंग इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग आपने पहले से डिसाइड करके रखना होता है कि भाई मुझे 2 महीने बाद या 6 महीने बाद ये अचीव करना है। ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, वो 6 महीने तक मैं कैसे जो है वो काम करूँगा। राइट, ये होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग के बाद फिर जो सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइज करना क्या कि एम्प्लॉयज़ को आपने काम तो दे दिया कि भाई ये जो है तुमने काम करना है, मगर अब उस काम करने के लिए जो है आपको उसको रिसोर्सेज भी तो देने हैं, वरना वो काम कैसे करेगा। ठीक है, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि डेनिंग कॉलेज की मैनेजमेंट ने मुझे काम दिया हुआ है कि भाई आपने जो है बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ का पेपर क्लियर करवाना। अब सिर्फ ये कह देना कि भाई आपने करवाना है और बस सब मेरे पे छोड़ दिया, या तो ऐसे नहीं हो सकता। राइट, उनको जो है मुझे रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज करके देने हैं। रिसोर्सेज किस तरह से कि भाई उन्होंने मुझे एक क्लासरूम देना है। राइट, उस क्लासरूम में वाइट बोर्ड होना चाहिए, चेयर्स होनी चाहिए, टेबल्स होने चाहिए। राइट, और दूसरी सारी जो स्टेशनरी वगैरह मुझे आपको कुछ प्रिंट आउट करके देना है, तो उसके लिए वो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करने में आ गई कि भाई आपने उसको सारी रिसोर्सेज भी देनी है जो उसको हेल्प करेगी काम करने के लिए। राइट, आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो काम करने के लिए और कहते हो कि भाई हमारे पास तो ऑफिस ही नहीं है, तो अपना देख लो जैसे भी करना है, मगर काम करके देना है, तो वो नहीं हो सकता। राइट, यू हैव टू गिव हिम अ प्लेस टू वर्क। ये एक रिसोर्स ऑर्गेनाइज में आ गया। राइट, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन कि भाई आप जो है उसको सारी रिसोर्सेज भी दोगे जिससे जो है वो अपना काम पूरा कर सके। सेकंड जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है डायरेक्ट करना, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग करना बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे आप बेसिकली गाइडेंस का जो है फंक्शन परफॉर्म करती है मैनेजमेंट कि भाई एम्प्लॉय जो है आपका कहीं पे फंस जाता है किसी काम के अंदर, तो वो जो है आप उसको गाइड कर सको कि भाई देखो ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ फंस गए तो देख लो ये ऐसे मसला हल होगा। तो ये भी मैनेजमेंट का काम है कि भाई वो कहीं फंसता है तो आप उसको बताओ कि भाई देखो ये ऐसे काम होगा। और डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग लिखा है मैंने कि उसको अपने साथ साथ मोटिवेट भी करना है। राइट, मोटिवेशन क्या है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट करना क्या है? कोऑर्डिनेट करना मीन्स कि मार्केटिंग में एक एम्प्लॉय ने पूरा मार्केटिंग प्लान बनाया था। ठीक है, कि किस तरह से जो है उनकी नया प्रोडक्ट लॉन्च उनको करना है और उसकी पूरी एक कैंपेन जो है उन्होंने बनानी है। अब मार्केटिंग वाले ने जो कैंपेन बनाई है वो लेट्स से 10 लाख रुपए की कैंपेन है। ठीक है, उसके लिए 10 लाख रुपए खर्चा होगा, टीवी में ऐड, ये बिलबोर्ड्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब उसने तो प्लान बना लिया, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने सीनियर मैनेजर को। अब वो जो मैनेजर है उसका काम है कि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ बात करें कि भाई देखो हमने ये प्लान बनाया है, इसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए। ठीक है, तो अब तुम लोग जो है ये पैसे अरेंज करो। राइट, तो ये कोऑर्डिनेट करना भी ज़रूरी है। अगर वो मार्केटिंग का जो मैनेजर है वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा कि मार्केटिंग में जिसने भी ये एम्प्लॉय ने जो पूरी कैंपेन बनाई, मेहनत की, इतना टाइम लगाया, राइट,
उसने बताया कि भाई 10 लाख रुपए खर्चे होंगे, ठीक है। जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया कैंपेन को, तो फाइनेंस ने बोला भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आपको तो पहले बताना चाहिए था हमें कि भाई आपको इतने पैसों की ज़रूरत है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है करना। तो ये मैनेजर का काम है कि भाई वो कोऑर्डिनेट करके पहले से ही रख दे फाइनेंस को कि इतना जो है हमें पैसों की ज़रूरत है। उसी तरह जो है उसको कोऑर्डिनेट करना है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है HR डिपार्टमेंट, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होगा कि भाई अगर सपोज मार्केटिंग वालों ने टारगेट बनाया कि हमें जो है 1 लाख यूनिट सेल करने हैं, तो 1 लाख यूनिट सेल करने के लिए उनको सेल्समैन चाहिए, तो सेल्समैन कौन अरेंज करके देगा? HR डिपार्टमेंट अरेंज करके देगा, राइट। तो ये सारी चीज़, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैनेजर्स करते हैं। और लास्ट में कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग जो वर्ड है वो बड़ा इस तरह समझा जाता है कि भाई मैनेजर का काम ही कंट्रोल करना होता है, तो वो बार बार ऑर्डर्स देते रहे, नहीं है ऐसे करो तुम, ऐसे करो तुम, मतलब वो ऐसे ये इस वर्ड का मतलब ऐसा हो गया है कि मैनेजर्स जो है बेसिकली वो हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। एक्चुअली कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि मैनेजर्स को देखते हैं कि भाई कि हम अभी जिस तरह चल रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़, हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या इन्हीं स्ट्रैटेजीज से हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, राइट। अगर मैं उस पाथ पे नहीं हूँ, अगर मैं उस ट्रैक पे नहीं हूँ, तो फिर मुझे कुछ रिमीडियल एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे कि मैं वापस जो है उस पाथ पे आ जाऊँ, राइट। तो ये कंट्रोलिंग होता है कि भाई मैनेजर्स देखते हैं, ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग में मैनेजर्स ने देख लिया कि भाई हम अभी से उन्होंने वो बना लिया, अपना पूरा एक्शन प्लान बना दिया 6 महीने का, कि 6 महीने तक अगर हम ये करेंगे तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। बट 2 महीने हो गए, ठीक है, फिर मैनेजर देखेगा कि भाई मैंने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से मैं अभी जिस तरह चल रहा हूँ, क्या मेरा वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अगर वो उसको लगता है कि नहीं होगा, तो फिर अब उसको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, उसको अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे नहीं हो सकता कि उसने प्लान बना लिया 6 महीने का, अब 6 महीने बाद जाके वो अब देख रहा है कि हाँ भाई मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ। वो अच्छा मैनेजर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा मैनेजर वो होता है जो प्लानिंग तो कर ले, मगर प्लानिंग के साथ साथ ये भी देखे कि क्या मैं ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ, राइट। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि ये मैनेजर्स ने कुछ जो है फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। ये बड़ा ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो आता है पास पेपर्स के अंदर, ठीक है, तो इसको आप समझ लो, बट बहुत ईजी है, राइट। अब हम आते हैं जो हमारा सेकंड चीज़ है, वो है लीडरशिप के स्टाइल्स। लीडरशिप जो है बेसिकली क्या होता है कि किस तरह से जो है आपकी मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलती है, ठीक है। अब इसमें जो है मेनली 3 तरीके हैं लीडरशिप के। पहला तरीका है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो डंडे वाला स्टाइल, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मैनेजर्स ऊपर से आप समझ लो ऑर्डर्स पास करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि भाई ये काम हो जाना चाहिए या ये काम आपने पूरा करना। इसमें जो है वर्कर्स से कोई इनपुट नहीं लिया जाता कि भाई वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनको कुछ आइडिया हो इसके बारे में कि ये फंक्शन जो है या ये काम जो है वो और बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसमें और क्या होता है कि मोटिवेशन लेवल जो है वर्कर्स का वो बहुत कम डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स फील करते हैं यार हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा कि ये काम कैसे करना चाहिए, मतलब हमारी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो वर्कर्स जो है यहाँ पे वो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब ऑटोक्रेटिक में अगर हम इसकी फ़ायदे की बात करें तो ऑटोक्रेटिक ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं हो डिसीजन लेने का, ठीक है। मीन्स कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपने जल्दी डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे फिर आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज़ करते हो, ठीक है। पुलिस में, आर्मी में, रेंजर्स में, या जहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन हो, क्राइसिस में, ठीक है, इन सिचुएशंस के अंदर ऑटोक्रेटिक जो है ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, राइट। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो एक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है। मतलब कि यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हो कि भाई आप आओ, हम मीटिंग करते हैं,
ठीक है, ये कंपनी का मसला है, ये चीज़ हमने जो भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आप हमें बताओ कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे वो आपको आइडियाज़ देंगे, वो आप उनके साथ डिस्कशंस करोगे कि और क्या मज़ीद बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि मैनेजर्स भी एम्प्लॉयज़ के साथ बात कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ भी अपना फीडबैक जो है मैनेजर्स को दे रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक के फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं। क्यों मोटिवेटेड होते हैं? क्योंकि भाई वो वैल्यूड फील करते हैं कि यार हम इतने इंपॉर्टेंट है कि बिज़नेस हमसे हमारी ओपिनियन पूछ रहा है, तो मतलब मेरी कोई वैल्यू है इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है। दूसरा जो फ़ायदा ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो असल काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो फील्ड पे होते हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि अगर कोई काम बेहतर तरीके से करना है तो वो आपको ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं कंपेयर टू जो मैनेजर वो अपने ऑफिस में एसी के अंदर बैठा हुआ है, जो शायद प्रोडक्शन फ्लोर पे आया भी नहीं अभी तक, ठीक है। तो उसको जो है एम्प्लॉय को ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा आइडिया होगा, तो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे बिजनेस को प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसके नुकसान क्या है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? जैसे मैंने कहा कि सारे एम्प्लॉयज़ के साथ आप डिस्कशन करोगे, ठीक है, 10-15 एम्प्लॉयज़ भी हैं तो मीन्स आप 10-15 लोगों के आप ओपिनियंस ले रहे हो, तो उसमें जो है टाइम लगता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं चल सकता। हाँ, मगर जहाँ टाइम है तो फिर आप जो इसको प्रेफर्ड किया जाता है स्टाइल ऑफ लीडरशिप को। अच्छा, अब डेमोक्रेटिक जो है कहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है? जहाँ पे आपका स्टाफ जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत स्किल्ड हो, ठीक है, क्योंकि वो जो है फिर ही आपको अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। ऐसे स्टाफ जिसको अब जैसे ऑटोक्रेटिक जो है वो एप्लीकेबल तब होता है कि जब आपका स्टाफ इतना स्किल्ड नहीं है। बिल्कुल आप समझ लो लो लेवल स्टाफ के लिए जो है आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि उनको जो है इतनी उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि काम कैसे करना। मगर जहाँ आपका थोड़ा सीनियर लेवल का स्टाफ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डेमोक्रेटिक यूज़ करो, क्योंकि वो नॉलेज उनके पास नॉलेज भी होती है, उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे आइडियाज़ देंगे काम करने के, राइट। नाउ थर्ड लीडरशिप स्टाइल आपका लेसेस फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, फ्रेंच का वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? लीव टू डू, के उसको काम दे दो, वो अपने तरीके से करेगा, ठीक है। तो लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेसिकली क्या है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉय को या किसी को भी आपने कहा कि भाई ये काम है, ये तुमने काम जो है मुझे तुम काम करके दे दो, ये कैसे करना है, क्या करना है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें रात के 12 बजे उठ के करना है, तुम्हें सुबह के 6 बजे उठ के करना है, ठीक है, बैठ के करना है, लेट के करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे काम चाहिए, राइट। तो लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल, इसके फ़ायदे क्या हैं कि भाई जाहिर सी बात है वर्कर अपने मर्जी से काम करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं, और वो अगेन मोटिवेटेड और वैल्यूड फील करते हैं कि भाई मुझे काम दे दिया, ठीक है ना, मुझे इतना वैल्यू फील करते हैं कि उनको पता है कि मुझे काम आता है तो मैं कर सकता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है कि ये आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते। ये वाला जो अप्रोच है ये बहुत ही हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय के साथ ही जो है आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप उसको कोई गाइडेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैनेजर कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है। ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है लेसेस फेयर का, कि भाई जब एम्प्लॉय अगर कहीं फंसता है तो उसको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा किया गया है कि भाई ये काम तुम्हें आता है तो तुम खुद ही कर लो इसको, राइट। तो इसके मैं एग्जांपल दी थी, जैसे पेंटर होता है, ठीक है, एक पेंटर होता है, वहाँ पे आप लेसेस फेयर कि भाई आप पेंटर को आपने एक पिक्चर दे दी कि भाई ये मुझे पेंट करके आप दे दो, ठीक है, अब वो खुद ही जो है उसको पेंट करके आपको देगा। आप उसको नहीं बताओगे कि ब्रश ऐसे मारो या ब्रश ऐसे मारो, ये कलर यूज़ करो, वो कलर यूज़ करो, नहीं, ठीक है। ये लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल कि जहाँ पे आप उसको खुद ही जो है वो काम करके आपको दे रहे हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे लीडरशिप स्टाइल। अब सवाल ये आता है कि यार कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तीनों लीडरशिप स्टाइल हमने देखा, ठीक है। अब कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज़ करना चाहिए, उसके जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं कि भाई आप पहले ये देखते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने ट्रेंड है और कितना एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और ज़्यादा ट्रेंड है तो मैं लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल यूज़ करूँगा कि भाई मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई काम कैसे करना है,
यहाँ पे मुझे सिर्फ उनको काम देना है, वो अपने हिसाब से करेंगे क्योंकि उनको काम आता है करना, ठीक है। तो उनको मेरी ज़रूरत नहीं है बताने की, राइट। बट हाँ, जहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस नहीं है या उनके पास इतने स्किल्स नहीं है, तो यहाँ पे फिर जो है मुझे ऑटोक्रेटिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उनको जो है बार बार सुपरवाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये काम ऐसे करना है या वैसे करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास टाइम होना चाहिए, तभी ही आप ये लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर सकते हो। बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मुझे जो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा कि भाई क्राइसिस का टाइम है, ज़्यादा मैं जो है अगर थोड़ा भी डिले कर दिया तो लोग जो है मर सकते हैं, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है मैं ऑटोक्रेटिक ही यूज़ करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है डिस्कशन का, राइट। थर्ड जो है, क्या एटीट्यूड और कल्चर है मैनेजर का और बिजनेस का, ठीक है। बिजनेस का देखो बहुत जगह पे जो ना एक कल्चर बना हुआ होता है, बहुत सारे बिजनेसेस या बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी सोचा हुआ होता है कि भाई क्योंकि हमें जो है डंडा देके सिखाया गया था काम, तो हम भी जो है आगे डंडा ही देंगे लोगों को, ठीक है। तो ये एक मैनेजर का अपना एक एटीट्यूड है, ठीक है। या उसको लगता है कि भाई नहीं, हर कोई डंडे के जोर पे ही काम कर सकता है, तो मैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज़ करूँगा। कुछ लोग होते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो है उन्होंने काम किया हुआ था, तो वो भी कहते हैं नहीं यार डेमोक्रेटिक अच्छा स्टाइल है, ठीक है। बिजनेस का भी अपना एक कल्चर होता है, बाकी मैनेजर्स या बाकी डायरेक्टर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट। और जो लास्ट चीज़ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इशू, कि इशू क्या है, कि क्या कितना इम्पोर्टेंट इशू है, कि भाई क्या डिसीजन हमने खुद ही लेना है कि हमने जो है वर्कर्स के साथ डिस्कस करना है। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जो आप वर्कर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया भाई रिसेशन का टाइम है, वर्कर्स को फारिग करना पड़ेगा, ठीक है। माशी हालात ठीक नहीं है मुल्क के, कंपनी के भी, तो वर्कर्स को हमें फारिग करना है। तो वर्कर्स को फारिग करने के लिए वर्कर्स को तो नहीं बुलाओगे कि भाई हम आपको फारिग कर रहे हैं तो बताओ कैसे करना है, क्या करना चाहिए, नहीं, राइट। तो ये इश्यूज आप उनके साथ नहीं डिस्कस करते। पैसों के मामले होते हैं, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू कि भाई पैसा कहाँ पे, ये वो, तो अगेन दिस इज अ सेंसिटिव मैटर, यू कांट डिस्कस दीज विद योर ऑल योर एम्प्लॉयज, राइट। तो इशू कितना इंपॉर्टेंट, अगर नीचे लेवल का इशू है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कोई टेक्निकल इशू है, तो वो आप भले आप उसके लिए डेमोक्रेटिक यूज़ करो, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जो आप डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपने यूज़ करना है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, एक लीडर में और एक मैनेजर में फ़र्क होता है, ठीक है। फ़र्क क्या होता है कि मैनेजर जो है बेसिकली उसको एक पोजीशन, फॉर्मल पोजीशन दी जाती है, ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो एक लीडर बन सके, ठीक है ना। लीडर कौन होता है कि लीडर वो होता है कि जिसको जो है लोग फॉलो करें, ठीक है, जिसकी बात जो है लोग दिल से एक्सेप्ट करें कि वो जो भी कह रहा है उसकी बात सुने और उस पर अमल करें, राइट। मैनेजर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लीडर बन सके, हाँ उसके पास वो पोजीशन है, वो शायद अपने पोजीशन की बेस के ऊपर लोगों से काम निकलवा ले, ठीक है, मगर हो सकता है कि लोग शायद उससे खुश ना हो, उसकी बात जो है लोग सुनेंगे क्योंकि भाई वो फॉर्मली जो है उनका एक मैनेजर है, राइट। तो लीडर जो है, लीडरशिप और एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो होते हैं एक फेस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो जो है लोग उनको देखते हुए फॉलो करते हैं। तो उसी तरह बिजनेस के अंदर भी जो है एक लीडर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर हो, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो ओनर ही होता है या बड़े डायरेक्टर या इस तरह कोई मैनेजर्स ही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को एक इफेक्टिव लीडर होने, एक अच्छे लीडर होने के लिए क्या क्वालिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले विजनरी। विजनरी का मतलब कि जो दूर की सोच है, जो दूर आगे का सोच है, आगे का देखे, ठीक है। लीडर वो होता है कि जो अपने डिसीजंस जब लेता है तो वो ये नहीं देखता कि यार इसका इम्पैक्ट अभी क्या होगा, एक महीने में इसका जो इम्पैक्ट जो है एक महीने के ऊपर क्या पड़ेगा, वो देखता है कि मैं कोई भी चीज़ करूँ तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो दूर की सोचने वाला, दूर की देखने वाला, जिसका विजन हो कि यार ये चीज़ मुझे अचीव करनी है, तो वो जो भी अपने डिसीजंस लेता है वो उसी बेसिस पे लेता है। फिर जो दूसरा क्या है कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके, बहुत ज़रूरी है।
देखो एम्प्लॉयज़ सिर्फ जो है ऐसे मोटिव है कि आपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे दे दिए या ज़्यादा अपने गाड़ी दे दी, कुछ भी वगैरह वेकेशन पे भेज दिया, होंगे एक हद तक मोटिवेट होंगे, मगर जो लीडर होता है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ठीक है। उसकी बात है, जैसे अगर आपने देखा हो कि अब स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है एक मेंटोरशिप का जो है एक कोच का जो रोल होता है वो यही होता है कि वो अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करे, ठीक है। बहुत ऐसे परफॉर्मेंसेज होते हैं जब कोई स्पोर्ट्समैन उसका कोई किसी वक्त प्लेयर वो फॉर्म में नहीं होता या वो जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो कोच जो है वो एक लीडर का रोल परफॉर्म करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसके साथ इस तरह से बात करते हैं कि वो इंस्पायर फिर से वापस उसमें जो है एक मोटिवेशन पैदा हो, ठीक है ना। तो लीडर जो है वो दूसरों को मोटिवेट कर सके। थर्ड चीज़ इंस्पिरेशनल हो। इंस्पिरेशनल का मतलब क्या है कि लोग उसको देख के जो है इंस्पायर हो कि यार मुझे भी ये जो कर रहा है ना मुझे भी उस वैसे ही करना है, ठीक ना। तो कैसे कर सकता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल वो लीडर जो है वो खुद टाइम से पहले आता हो, टाइम के बाद जाता हो, ठीक है, और इतना दिल से काम करता हो, मेहनत कर रहा हो, ठीक है ना, तो लोग देख के उसको इंस्पायर होते हैं कि यार जब ये बंदा इतना मेहनत करता है, इतना काम करता है, तो फिर मैं भी जो है वो अब काम करूं, क्योंकि यार ये तो बॉस है, बॉस होके इतना काम करता है, तो मैं तो फिर भी एम्प्लॉय हूँ, राइट। बहुत हमारे यहाँ एक कल्चर है, आई थिंक साउथ एशिया में है ये थोड़ा कल्चर बहुत जगहों पे, कि जो बॉस होता है, ये जो अच्छे सीनियर पोजीशन पे होता है ना, वो कहते हैं कि यार मैं तो बॉस हूँ, तो मैं क्यों जल्दी जाऊँ, मैं आराम से जाऊँगा, ठीक है, मेरे एम्प्लॉय सब आ जाए फिर उसके बाद जाऊँगा। उनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है इन चीज़ों से। मगर अगर आप असल में देखने जाओ, जो आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा एम्प्लॉय से पहले आते हैं और एम्प्लॉयज़ के बाद जाते हैं, ठीक है। वो 12-12 घंटे 14 आवर्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है, और बहुत मेहनत से करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए दूसरे आपके एम्प्लॉय भी इंस्पायर होते हैं कि यार जब ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये तो इतनी सीनियर पोजीशन पे, ये तो बॉस है, ओनर है, तो फिर तो मुझे तो करना ही चाहिए इतना काम, ठीक है ना। तो ये लीडर होता है। फिर टीम मेंबर होना बहुत ज़रूरी है कि एक जो लीडर होता है वो एक टीम का हिस्सा होता है, वो अपने आप को टीम से अलग नहीं रखता, वो ये नहीं सोचता कि नहीं यार ये तो जूनियर लोग हैं, मेरा इनके साथ क्या मैच है, राइट। वो जो है एक टीम का हिस्सा होना चाहिए और उस टीम को वो लीड भी कर सके, ठीक है ना। तो वो टीम प्लेयर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहा है, वो टीम जो है अपने काम में लगी हुई है, राइट। और लास्टली, और ये आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके इसको और डिटेल में करेंगे, कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए आपका लीडर। इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब कि वो जो है फीलिंग्स को समझ सके, ठीक है। कि आपके एम्प्लॉयज़ की जो फीलिंग्स हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, इमोशनली उनके कोई इश्यूज़ हैं, तो जो लीडर होता है वो उनके इन प्रॉब्लम्स को समझता है, उनमें उसमें वो इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो समझ सके कि भाई मेरा जो अभी ये जो एम्प्लॉय है वो मेंटली अभी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड, तो उसको जो है उस चीज़ को समझना चाहिए और उस हिसाब से उसको अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना चाहिए, राइट। ये और भी बहुत सारे, आप अगर देखो तो बहुत सारे जो है लीडरशिप के क्वालिटीज़ है, बट अगर आप क्वेश्चंस में आपको नॉर्मली आई थिंक 8 मार्क के क्वेश्चंस आता है, तो 8 मार्क के क्वेश्चन में जो है इतने लीडरशिप की क्वालिटीज़ आई थिंक मोर देन इनफ है, राइट। अब इसमें जो एक लास्ट चीज़ अब हमें डिस्कस करनी है वो है इनफॉर्मल लीडरशिप, ठीक है। इनफॉर्मल लीडरशिप, फॉर्मल लीडरशिप आप समझते ही होंगे कि भाई जैसे एक मैनेजर है या कोई डायरेक्टर है जिसको एक पोस्ट दी गई है, ठीक है, एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, ये एक फॉर्मल पोजीशन दी गई है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को या जो भी आपके लोग हैं। अब उसी के अंदर जो है इनफॉर्मल लीडरशिप का भी एक कॉन्सेप्ट कुछ टाइम में आया है मैनेजमेंट के अंदर। इनफॉर्मल लीडर वो होता है कि जिसको फॉर्मली कोई पोजीशन नहीं दी गई होती है, कोई डेजिग्नेशन नहीं होती है उसकी, ठीक है। वो शायद एक एम्प्लॉय, वो कलीग्स होंगे शायद, ठीक है, मगर लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम लेट्स से डेनिंग कॉलेज में जो पूरी हमारी स्टूडेंट काउंसिल है, तो उसमें जो डेनिंग कॉलेज का जो फॉर्मल लीडर है वो आपका जैद है, राइट। अब जैद को फॉर्मल पोजीशन दी गई है कि भाई हाँ भाई ये जो है आपके डेनिंग कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है
कि उसी के अंदर कोई और स्टूडेंट हो जिसको लोग एक्चुअली फॉलो करते हो, दिल से फॉलो करते हो, उसकी बात सुनते हो, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल लीडर होगा। तो अगर मैं एज अ मैनेजमेंट, मुझे सपोज बच्चों से काम कुछ है, मुझे उनको कुछ बताना है या उनको कुछ मैं उनसे कोई काम करवाना चाहता हूँ, तो मैं जैद को तो बोलूँगा क्योंकि उसके पास एक फॉर्मल पोजीशन है, मगर मुझे ये पता है कि यार ये जो बंदा है ना, इसकी हर कोई सुनता है, ठीक है ना, तो मैं उसको भी बोलूँगा कि यार तुम जो ना इनफॉर्मली उससे बात करूँगा, उसको मैं इस तरह बात भी नहीं करूँगा, बहुत इनफॉर्मली, बहुत चिल तरीके से मैं उसको बोलूँगा यार देखो ये काम है, तुम ज़रा देखो तो सही यार, स्टूडेंट्स वगैरह ये करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि मुझे पता है वो एक इनफॉर्मल लीडर है, उसको हर कोई सुनता है, ठीक है। जैद की शायद लोग सुनते हो, नहीं भी सुनते हो, मगर कुछ लोग होंगे जो सुनेंगे क्योंकि भाई एक उसकी पोजीशन दी गई है उसको फॉर्मली, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल लीडरशिप है, बिजनेसेस के अंदर भी होते हैं ऐसे लोग जो इस तरह की लोग होते हैं जिनकी लोग सुनते हैं, ठीक है। वो शायद मैनेजर नहीं होगा, वो आपके ही एक एम्प्लॉयज़ की लेवल का ही होगा, मगर लोग उसकी सुनते होंगे। तो इनफॉर्मल लीडर का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, क्यों जो है इसको इतना इंपॉर्टेंस दी गई, क्यों हम जो है इतना ज़्यादा डिटेल में जाके उसको समझने की कोशिश करें। इसको इसलिए समझने की कोशिश करें कि यार बिजनेसेस मैनेजर्स को रियलाइज़ हुआ है कि यार आप हमेशा एम्प्लॉयज़ को जो है डंडे की जोर पे उनसे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। उनको ऐसे जो है आपको यूज़ करने, अलग अलग तरीके यूज़ करने के वो जो है आपका जो है बेसिकली काम हो जाए, ठीक है। तो मैनेजर्स ने रियलाइज़ किया है कि यार जो फॉर्मल लीडर है उसके साथ तो रखना ही है, उसको तो काम, उससे काम करवाना ही है, मगर साथ साथ इनफॉर्मल लीडर के साथ भी मिलके काम करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जेलसी में आ जाऊं कि यार ये जो है मेरी तो कोई सुन नहीं रहा, इसकी सुन रहा है, मैं जो है इसको फारिग कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको काम से निकल देता हूँ, या मैं अपने डिपार्टमेंट से हटा देता हूँ उसको कि भाई ये तो जो है कल मेरी जगह ले लेगा, या जो है ये इसकी वजह से मेरी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। आप अगर ये सब चीज़ें करोगे तो इससे जो है नुकसान ही होगा, ठीक है। तो बेहतर तरीका क्या है, जो लोग समझते हैं कि भाई आप इनफॉर्मल लीडर से भी बना के रखो, उसको भी जो भी आपको काम निकलवाने एम्प्लॉय से, तो आप इनफॉर्मल लीडर को भी बोलो क्या तो ये काम है, तुम अपने तरीके से करवाओ उसको, ठीक है ना। तो इसलिए इनफॉर्मल लीडर की भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।